Hello everyone, this is Dheeraj Suri and I welcome you all in Dheeraj Suri classes. So we are continuing our discussion of the topic budget constraint और आज हम पढ़ने जा रहे हैं टैक्स एंड सब्सिडी। बहुत आसान टॉपिक है। यहाँ बजट कंस्ट्रेंट में अभी बहुत इंट्रोडक्टरी लेवल पर है, आगे जाके माइक्रो में भी ये पब्लिक इकोनॉमिक्स में एक पब्लिक गुड्स करके एक टॉपिक आता है, उसके अंदर थोड़ा सा इसको हम डील करते हैं और एक सब्जेक्ट बन के आता है बाद में पब्लिक इकोनॉमिक्स के नाम से और उसमें बहुत डिटेल में इसका डिस्कशन होता है। ठीक है, यहाँ मगर बहुत ब्रीफ है, बहुत इंट्रोडक्टरी लेवल पर है, बस आप समझ लीजिए डेफिनेशंस हैं, छोटी छोटी कैलकुलेशन है, बहुत आसान काम है। क्वेश्चन इसका एग्जाम में आता है, इकोनॉमिक्स ऑनर्स वालों को भी आता है इसका क्वेश्चन, प्रोग्राम वालों को भी आता है, इकोनॉमिक्स मेजर वालों को भी आता है, जो सीयूईटी पीजी कर रहे हैं उसमें भी क्वेश्चन आ जाता है, एम इकोनॉमिक्स एंट्रेंस के बाकी लेवल पे भी क्वेश्चन आ जाता है, नेट इकोनॉमिक्स में भी क्वेश्चन आ जाता है इसका। तो ये मतलब ऐसा टॉपिक है जो बहुत जगह पूछा जाता है, लेकिन है बहुत आसान, बहुत बेसिक। पहली बात शुरू करते हैं, टैक्स क्या होता है? व्हाट इज टैक्स? क्या है जी टैक्स? टैक्स क्या है? टैक्स एक कंपलसरी पेमेंट है जो इंडिविजुअल्स, फर्म्स या ऑर्गेनाइजेशंस करती हैं गवर्नमेंट को। ठीक है, लिख लीजिए। अ टैक्स इज अ कंपलसरी पेमेंट, अ टैक्स इज अ कंपलसरी पेमेंट मेड बाय इंडिविजुअल्स, फर्म्स और अदर बिजनेस और अदर एंटिटीज, के लिए अदर एंटिटीज टू द गवर्नमेंट। तो एक कंपलसरी पेमेंट है जो इंडिविजुअल्स करते हैं या फर्म करती हैं या कोई और एंटिटीज हैं वो करती हैं। जैसे कोई आजकल तो ट्रस्ट वगैरह बन जाते हैं, वो इनकी भी इनकम होती है, भी टैक्स पे करते हैं। दोज हु पे द टैक्स आर कॉल्ड टैक्स पेयर्स। जो टैक्स देते हैं उनको बोलते हैं क्या? टैक्स पेयर्स। एंड दे डू नॉट रिसीव एनी डायरेक्ट बेनिफिट इन रिटर्न। ये सब लिखना है सर आपको, ठीक है, लिखते चलेगा। दे डू नॉट रिसीव एनी डायरेक्ट बेनिफिट इन रिटर्न। ये नहीं है कि मैंने टैक्स दिया तो मेरे को सरकार कुछ खास सुविधा देने वाली है, ऐसा नहीं होता सर। टैक्स देना है लेकिन बदले में सुविधा नहीं मांगनी है, वो सरकार दे दे, सरकार की इच्छा। सरकार करती क्या इस पैसे का? गवर्नमेंट कलेक्ट्स टैक्स टू फंड public services or infrastructure development or national defense and other things। ठीक है, जो पब्लिक सर्विसेज है गवर्नमेंट मेंटेन करती है या जो इंफ्रास्ट्रक्चर बनाती है, नेशनल डिफेंस में यूज करती है, सब पैसा गवर्नमेंट वहां यूज करती है। तो ये बात होगी टैक्स की। अभी सब्सिडी पे बाद में आऊंगा, लेटर पार्ट में सब्सिडी बात करूंगा। ठीक है जी, तो अब टैक्स कितनी तरह के होते हैं? देर आर थ्री काइंड ऑफ टैक्स। देर आर थ्री काइंड ऑफ, तीन तरह के टैक्स हैं। पहला है क्वांटिटी टैक्स, दूसरा है एड वैलोरम टैक्स और तीसरा है लंप सम टैक्स। तो तीन तरह के टैक्स हैं जो हमको पढ़ने। सो देयर आर थ्री काइंड्स ऑफ टैक्सेस। फर्स्ट इज क्वांटिटी टैक्स, सेकंड इज एड वैलोरम टैक्स एंड थर्ड वन इज लंप सम टैक्स। तीनों को पढ़ेंगे वन बाय वन। आज की क्लास में मैं कंसेप्ट डिस्कस करूंगा, नेक्स्ट क्लास में इसके न्यूमेरिकल्स करेंगे और थ्योरी क्वेश्चन आए होंगे तो वो करेंगे। ठीक है, अभी आज हम सिर्फ अपना फोकस हमारा सिर्फ और सिर्फ कंसेप्ट के ऊपर है, फिर नेक्स्ट क्लास क्वेश्चंस पे करेंगे। तो फर्स्ट क्या है जी? फर्स्ट है क्वांटिटी टैक्स। इसको हम लोग यूनिट टैक्स भी कहते हैं, इसको हम लोग स्पेसिफिक टैक्स भी कहते हैं। क्या होता है ये क्वांटिटी टैक्स? जब गवर्नमेंट एक यूनिट पे एक फिक्स रेट तय कर देती है, 5 रुपए पर यूनिट आपको देना है। ठीक है, वो यूनिट कितने रुपए की इससे फर्क नहीं पड़ता, महंगी है सस्ती है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, एक यूनिट पे आपको 5 रुपया देना है टैक्स का, तो ये क्वांटिटी टैक्स है। व्हेन गवर्नमेंट फिक्सेस टैक्स, when government fixes या imposes कह लीजिए, when government imposes tax at a fixed rate per unit of the good, at a fixed rate per unit of the good, then it is called quantity tax। ठीक है, कुछ बातें ध्यान रखिएगा। प्राइस के चेंज होने से क्वांटिटी टैक्स को कोई फर्क नहीं पड़ता। The quantity tax remains unaffected due to change in the price। प्राइस चेंज होने से कोई फर्क नहीं पड़ता।
ठीक है, ये किससे चेंज होता है? क्वांटिटी से। अगर क्वांटिटीज बढ़ेंगी तो टोटल टैक्स जो है वो बढ़ेगा, क्वांटिटी कम होगी तो टोटल टैक्स कम होगा। The total tax collection depends only on the quantities purchased by the consumer. Total tax इस पर डिपेंड करता है quantities purchase पे. If consumer is purchasing large number of quantities, total tax liability will be large. If consumer is purchasing small number of quantities, total tax liability will be small. Simple. कोई इशू नहीं है इसके अंदर। अब हम मान लेते हैं, जैसे अब तक हम मानते हैं कि दो गुड्स हैं। Now let us assume that the consumer is consuming two goods. Good one, quantity of good one is represented by X. X क्या है जी? Quantity of good one. Quantity of good two is represented by Y. PX is the per unit price. Per unit price of good one. PY is the per unit price of good two. यहां तक की बात में कोई इश्यू नहीं है, ठीक है। और M ले लेते हैं, M है इनकम ऑफ द कंज्यूमर। M बी द इनकम, नॉमिनल इनकम। अक्सर बच्चे बाद में पूछते सर ये नॉमिनल है कि रियल है? नॉमिनल इनकम, नॉमिनल इनकम ऑफ द कंज्यूमर, ठीक है। चलिए, ये हो गई बात। अब जो है इसके बाद अब हम मानते हैं, हम फाइंड करते हैं बजट कंस्ट्रेंट क्या होगा। सो द बजट कंस्ट्रेंट इज बजट constraint is px into x plus py into y is equal to m। इसको यहाँ पे हम रिप्रेजेंट भी कर देते हैं भाई, लगे हाथ, क्यों देर करनी। यहाँ इसको रिप्रेजेंट कर देते हैं हम हाथों हाथ ही। We are taking quantity of good one on the horizontal axis. We are taking quantity of good two on the vertical axis, ठीक है। और सपोज ये हमारी एक इनिशियल बजट लाइन है। ए बी इज द इनिशियल बजट लाइन। ए है हॉरिजॉन्टल इंटरसेप्ट, उसके कोऑर्डिनेट्स क्या है? m by px कॉमा 0, y है वर्टिकल इंटरसेप्ट, उसके कोऑर्डिनेट्स है 0 कॉमा m by py। इसको लिख देते हैं यहाँ पे साथ साथ। The budget constraint is represented in the adjoining figure by the line AB. A is the horizontal intercept and B is the vertical intercept. Now suppose, आगे लिखिए, now suppose government imposes a quantity tax at the rate of T per unit on good one। अब कंज्यूमर को क्या देना है? मान लो 10 रुपए का गुड था, गवर्नमेंट ने कहा 2 रुपए का आपको पर यूनिट टैक्स देना है। अब कंज्यूमर को 10 रुपए देने जो सेलर है उसको, और 2 रुपए देने सरकार को, तो कंज्यूमर को 12 रुपए देने। तो कंज्यूमर के लिए प्राइस क्या हो गया? 10 + 2 यानी px + t। सो द इफेक्टिव प्राइस ऑफ गुड वन becomes px + t। अब बजट लाइन क्या हो जाएगी? सो द न्यू बजट लाइन बिकम्स px + t into x plus py into y is equal to m। अभी कुछ और फर्क नहीं हुआ, अभी सिर्फ इतना फर्क हुआ है कि कंज्यूमर के लिए x का जो इफेक्टिव प्राइस पहले px था वो बढ़ के px + t हो गया। अब इसका फर्क क्या पड़ेगा? अब जो हॉरिजॉन्टल इंटरसेप्ट होगा जहां पे y 0 होता है, आपको पहले पता है हॉरिजॉन्टल इंटरसेप्ट पे क्या होता है? y 0 होता है। अगर y 0 करूंगा तो x की वैल्यू क्या आएगी? m by px + t। अगर डिनोमिनेटर बड़ा हो गया तो हॉरिजॉन्टल इंटरसेप्ट छोटा हो जाएगा। सो न्यू हॉरिजॉन्टल इंटरसेप्ट becomes m by px + t, which means horizontal intercept shifts leftwards from A to C
फ्रॉम ए टू सी, ए से सी पे चला गया हॉरिजॉन्टल इंटरसेप्ट, अरे भाई ए से चला गया सी पे, अब सी पे क्या वैल्यू है इसकी, m बाय पी एक्स प्लस टी कॉमा 0, ठीक है। तो ये अब ए से सी पे चला गया, horizontal intercept shift from point A to point C, and the budget line pivots around vertical intercept in the clockwise direction, around vertical intercept in the clockwise direction from BA to BC in such a way that now the budget line becomes steeper. आप देख रहे हैं BA से BC steeper हो गया। अब इसका लॉजिक सोचते हैं क्यों steeper हो गया। स्लोप ऑफ इनिशियल बजट लाइन क्या था सर, स्लोप ऑफ इनिशियल बजट लाइन था एब्सोल्यूट में अगर देखें तो वो था एब्सोल्यूट ऑफ माइनस पी एक्स बाई पी वाई, और अब क्या हो गया स्लोप ऑफ न्यू बजट लाइन, स्लोप ऑफ न्यू बजट लाइन एब्सोल्यूट में क्या हो गया, ये हो गया माइनस पी एक्स प्लस टी अपॉन पी वाई, ये बड़ा है, इट इज बिगर देन एब्सोल्यूट ऑफ पी एक्स बाई पी वाई, ये बड़ा हो गया, स्लोप बड़ा होने से क्या लाइन स्टीपर हो जाती, सिंस स्लोप हैज इंक्रीज्ड सो लाइन बिकम्स स्टीपर। अब कंज्यूमर पे इसका क्या असर पड़ेगा सर, इफेक्ट ऑफ क्वांटिटी टैक्स ऑन द कंज्यूमर, कंज्यूमर असर ये पड़ेगा कि उसका जो बजट सेट था, जो पहले बजट सेट था उसका ओ ए बी, अब वो छोटा होकर रह गया ओ सी बी, बजट सेट छोटा हो गया यानी कंज्यूमर पहले से सर्टेनली उसको नुकसान होगा, वर्स ऑफ हो जाएगा। ड्यू टू क्वांटिटी टैक्स the budget set of the consumer shrinks from OAB to OCB. So essentially the consumer will be worse off. वो वर्स ऑफ होगा क्योंकि अब वो कम चीजें खरीद सकता है। एक यहाँ पे एक्सेप्शन है जो आपसे एमसीक्यू में पूछ सकता है, अगर इनिशियली कंज्यूमर बी पॉइंट पे था, इनिशियली बी पॉइंट, ये आगे जाके कंज्यूमर इक्विपमेंट में जाके बात आएगी, जब बी पॉइंट पे था अब क्या होगा, अब बी पे ही रहेगा सर। जब वो पहले उसको सिर्फ गुड वाई खरीद रहा था, एक्स नहीं खरीदता था, अब गुड एक्स और महंगा हो गया तो बिल्कुल नहीं खरीदेगा, बी का बी पे ही रहेगा, तो उसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। इसमें एक पॉइंट है कि अगर कंज्यूमर पहले पॉइंट बी पे था यानी सिर्फ गुड वाई परचेस करता था तो गुड एक्स के ऊपर टैक्स लगाने से उसको कोई फर्क पड़ेगा ही नहीं, वो इंडिफरेंट रह जाएगा, उसका बजट सेट तो छोटा हो गया मगर एट इक्विलिब्रियम पॉइंट वो इंडिफरेंट रहेगा। ये बात हम जब आगे पढ़ेंगे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम तो वहां डिस्कस करेंगे, अभी ठीक है अभी इसको छोड़ते हैं, अभी तो इतनी बात काफी, समझ आ गई बात आपको पूरी है। दूसरा होता है सर हमारे पास सेकंड टैक्स है जिसको बोलते हैं हम लोग एड वैलोरम टैक्स, एड वैलोरम, एड वैलोरम टैक्स, ये वैल्यू पे लगता है, ठीक है। जो गुड्स की वैल्यू उसका फिक्स परसेंटेज यहाँ पे गवर्नमेंट एज अ टैक्स चार्ज करती है, गवर्नमेंट कहती है जितने का आप सामान खरीदोगे उसका प्राइस क्या है फर्क नहीं पड़ता, उसकी क्वांटिटी क्या फर्क नहीं पड़ती, जितनी वैल्यू बनेगी वैल्यू को 10% दे दो, जैसे जीएसटी होता है, जीएसटी क्या है, जितनी वैल्यू के आप गुड्स खरीदते हैं गवर्नमेंट कहती है उसका 18% टैक्स दे दो हमारे को, आपने 18% देना। अब उस गुड का प्राइस 5 रुपए है या 50 रुपए है या 500 रुपए है या 5 लाख रुपए है, कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको 18% देना है। गुड आपने एक क्वांटिटी खरीदी, 2 खरीदी, 10 खरीदी, जो वैल्यू बनेगी उसका आपको 18% देना है। तो प्राइस के बदलने से, प्राइस के चेंज होने से वैल्यू चेंज होगी और ये चेंज होगा, क्योंकि फिक्स वहां पे क्या हो रहा था क्वांटिटी में, प्राइस बदलने से चेंज नहीं होता है, प्राइस बदलने से चेंज होगा। यानी इसका एक फर्क समझिए, अगर गवर्नमेंट कहती है मैं 2 रुपए पर यूनिट टैक्स चार्ज करूंगी, एक कमोडिटी 10 रुपए की है तो उस पर 20% हो गया, एक कमोडिटी 100 रुपए की उस पर 2% हुआ सिर्फ, तो बहुत डिफरेंस है ना ये बात, तो ये फेयर कैसे रहेगा फिर, जो सस्ती चीजें उन पे गुड उसका टैक्स का प्रभाव ज्यादा नजर आएगा, और मान लो कोई चीज 1,000 रुपए की है और 2 रुपए गवर्नमेंट चार्ज करी तो कितना फर्क पड़ा, 0.2%, तो फिर वो मतलब कंपेरेबल नहीं रह जाता। इसलिए गवर्नमेंट कई बार क्या करती है एड वैलोरम टैक्स लगाती है, कई बार ज्यादातर यही लगाती है, जिसमें बताया जीएसटी जो है वो एड वैलोरम ही है, वैल्यू पे लगता है, ठीक है। लिखिए एड वैलोरम टैक्स is imposed by the government at a fixed percentage on the value of the commodity purchased, जितने का आपने वैल्यू का सामान खरीदा है उसका फिक्स परसेंटेज। फॉर एग्जाम्पल गवर्नमेंट imposes ad valorem tax at T% of
वैल्यू ऑफ गुड एक्स, वैल्यू ऑफ गुड एक्स। नाउ कंज्यूमर विल पे, कितना पे करेगा? कंज्यूमर विल पे पी एक्स इंटू एक्स एज वैल्यू ऑफ गुड एक्स एंड टी परसेंट 5% है, 500 है, मैं 0.05 ले लेता हूं उसको, टी% ऑफ वैल्यू एज टैक्स। सो टोटल पेमेंट कितनी होगी? टोटल पेमेंट बाय कंज्यूमर फॉर गुड एक्स वुड बी पी एक्स इंटू एक्स प्लस टी टाइम्स पी एक्स इंटू एक्स, मतलब 1 प्लस टी टाइम्स पी एक्स इंटू एक्स। अब मैंने यहाँ पे मान लिया कि जो मैंने पहले चीजें लिखवाई थी ना अभी आपको, ये जो सब लिखवाया था, ये सब हम लिख चुके हैं, ठीक है। अगर खाली एड वैलोरम पे आया तो सब लिखना पड़ेगा, एक्स क्या है, वाई क्या है, पी एक्स क्या है, पी वाई क्या है, एम क्या है, उसके बाद चलेंगे। लेकिन क्योंकि मैं पहले लिखवा चुका हूँ अभी, तो मैं मान के चल रहा हूँ हम लिख चुके हैं, सीधा यहाँ से फिर, वरना इससे पहले वो सब हम लिखते फिर ये पॉइंट पे आते, अगर खाली एड वैलोरम पे नोट होता तो। अब न्यू बजट लाइन क्या बनेगी? न्यू बजट लाइन बनेगी 1 प्लस टी इंटू पी एक्स इंटू एक्स प्लस पी वाई इंटू वाई इज इक्वल टू एम। ये बन गई न्यू बजट लाइन। पहले क्या थी? पी एक्स इंटू एक्स प्लस पी वाई इंटू वाई इज इक्वल टू एम। अब क्लियरली ये देख रहे हैं 1 प्लस टी जो है वो 1 से बड़ा है, क्योंकि टी पॉजिटिव, टैक्स गवर्नमेंट लेती है, जब देगी कुछ बदले में तो सब्सिडी होगी, वो आगे पढ़ेंगे अभी। तो गवर्नमेंट क्योंकि हमसे ले रही है पैसा, तो 1 प्लस टी 1 से बड़ा है, तो 1 प्लस टी पी एक्स से बड़ा है। सेम इसमें भी क्या होगा, यहाँ पे बजट लाइन जो है वो पिवट करेगी और स्टीपर हो जाएगी। तो यहां भी बना लेते हैं जी हम। We are taking quantity of good 1 on the horizontal axis. We are taking quantity of good 2 on the vertical axis. Suppose A, B is the initial budget line. B horizontal intercept है m by px, y. A vertical intercept है 0, m by py. अब नई बजट लाइन में क्या हो रहा है? हॉरिजॉन्टल इंटरसेप्ट शिफ्ट कर रहा है। In the new, suppose initial budget line is px into x plus py into y is equal to m, represented by AB in the adjoining figure. ये लिख दिया। In the new budget line with ad valorem text, the horizontal intercept, new horizontal intercept becomes m by 1 plus t into px, which means horizontal intercept shifts inwards. Horizontal intercept shifts inwards from point B to point C. C पे क्या हो रहा है? m by 1 plus t times px, 0. ये शिफ्ट कर रहा है, ठीक है। The budget line pivots around vertical intercept in the clockwise direction from AB to AC and becomes steeper. अब ये सवाल फिर से कि स्टीपर क्यों हो रही है सर? स्टीपर इसलिए हो रही है कि स्लोप क्या था? स्लोप ऑफ इनिशियल या ओरिजिनल बजट लाइन, स्लोप ऑफ ओरिजिनल बजट लाइन था, एब्सोल्यूट में लेते हैं अगर तो माइनस पी एक्स। हम हमेशा स्लोप को एब्सोल्यूट में ही लेते हैं कंपैरिजन करने के लिए। और जैसे मैं पहले बता चुका हूं, फिर भी बार बार बोलना जरूरी है कि बच्चा हो सकता है पहले लेक्चर देखे बिना ये लेक्चर देख रहा हो, तो बच्चे कुछ करते हैं होशियारी, अरे वो छोड़ो, आगे से चलते हैं। लिखेंगे सर ये क्यों कर दिया आपने? तो हम हमेशा स्लोप को एब्सोल्यूट में लेते हैं। स्लोप ऑफ न्यू बजट लाइन क्या है सर? ये है -1 प्लस टी टाइम्स पी एक्स अपॉन पी वाई इन एब्सोल्यूट। और ये बड़ा है क्योंकि 1 प्लस टी पी एक्स से बड़ा है, तो इट इज बिगर देन माइनस पी एक्स बाय पी वाई, तो इसलिए बजट लाइन क्या हो रही है? पिवट हो रही है। यहाँ पे ये जो बजट लाइन है या जो टैक्स कलेक्शन है, उस पर किस चीज का फर्क पड़ रहा है? अगर प्राइस चेंज होगा, टैक्स कलेक्शन चेंज होगी। पिछली बार यूनिट टैक्स में नहीं हो रही थी, क्यों? क्योंकि वहां पे प्राइस के ऊपर बेस्ड ही नहीं थी वो। द टैक्स, द अमाउंट ऑफ टैक्स कलेक्शन depends upon the price of the commodity as well as on the quantity purchased. If any of these two things change, value of the commodity purchase will change and the amount of tax collection will change.
अगर इनमें से कोई एक भी चेंज होगा तो वैल्यू चेंज होगी और जो टैक्स कलेक्शन कर रहे हैं वो चेंज होगा। क्लियर है बात? राइट, ठीक है जी, ये समझ में आ गया, कोई इश्यू तो नहीं है, दोनों में लगभग सेम है। आप देखो बजट लाइन सेम तरह से मूव कर रही है, मगर डिफरेंस ये है, डिफरेंस इस बात का है कि पिछली बार जो हॉरिजॉन्टल इंटरसेप्ट था उसकी वैल्यू कुछ और थी, इस बार कुछ और है, तो ये बात ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट हमको पढ़ना है अब पढ़ेंगे हम लोग क्या, अब पढ़ेंगे लमसम टैक्स। तो लिखिए जी लमसम टैक्स, लमसम लम सम टैक्स। लमसम क्या होता है? एक गुच्छा होता है, लंप एक गुच्छे को बोलते हैं। सरकार क्या कह रही है, भाई इकट्ठा मुझे टैक्स दे दो, फिर तुम्हारे पास कितनी वैल्यू है, कितनी क्वांटिटी है, क्या प्राइस है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे बस तुम एक फिक्स अमाउंट टैक्स का दे दो। मुझे 5,000 रुपये टैक्स के चाहिए, एक आदमी से 5,000 लूंगा। अब वो आदमी सामान 5,000 का खरीद रहा है कि 50,000 का खरीद रहा है कि 5 लाख का खरीद रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे एक एंट्री फीस होती है, आप किसी मेले में जाते हैं, एक एंट्री फीस है, आपको 100 रुपए की टिकट लेकर मेले के अंदर जाना है। अंदर जाके आपने 1,000 रुपए की शॉपिंग करी कि आपने 10,000 की शॉपिंग करी कि आपने 50,000 की शॉपिंग करी कि आपने 5 लाख की शॉपिंग करी, आपको एंट्री टिकट वही 100 रुपए का था जो आपने दे दिया। ठीक है, तो इस तरह से एक लमसम टैक्स है जहां गवर्नमेंट इररिस्पेक्टिव ऑफ द प्राइस, इररिस्पेक्टिव ऑफ द क्वांटिटी, इररिस्पेक्टिव ऑफ द वैल्यू, एक फिक्स्ड अमाउंट टैक्स का चार्ज करती है। ठीक है, तो लिखिए लमसम टैक्स। लमसम टैक्स इज चार्ज बाय द गवर्नमेंट as a fixed amount from the taxpayer, as a fixed amount from the taxpayer, irrespective of the price of the good, irrespective of the quantity purchased, irrespective of the value of the goods purchased। ठीक है, इससे होता क्या है, इससे होता है, मान लो आपके पास 5 लाख रुपए थे, सरकार ने बोला भी अब 40,000 मेरे को दे दो एज ए लमसम टैक्स, आपको कितने रह गए? आपके पास 4.6 लाख रह गए, 40,000 गवर्नमेंट को दे दिया आपने। The lump sum tax reduces the nominal income of the consumer, इनकम की कंज्यूमर की इनकम कम हो जाती है, मगर इससे बजट लाइन के स्टोप पे कोई फर्क नहीं पड़ता, ना तो प्राइस ऑफ गुड 1 चेंज हो रहा है, ना प्राइस ऑफ गुड 2 चेंज हो रहा है। द लम्प सम टैक्स डज नॉट अफेक्ट द स्लोप ऑफ द बजट लाइन। क्यों? बिकॉज इट इज नॉट चेंजिंग ईदर द प्राइस ऑफ गुड 1 और द प्राइस ऑफ गुड 2, ना तो गुड 1 के प्राइस को चेंज कर रहा है, ना गुड 2 के प्राइस को चेंज कर रहा है। So due to lump sum tax, the budget line shifts inwards. Budget line shifts inwards, remaining parallel to the initial budget line. Initial के parallel रहते हुए अंदर shift हो जाती है। फिर वही कहानी, मान लीजिए let there be two commodities, good one quantity, the x represents quantity of good one, y represents quantity of good two, px is the price of good one, py is the price of good two, m is the income of consumer। ये सब लिख लिया पहले की तरह। इनिशियल बजट लाइन है हमारे पास px इंटू एक्स प्लस py इंटू वाई इज इक्वल टू m। इसको रिप्रेजेंट भी कर लेते हैं, देखिए जी, यहां पे हम ले रहे हैं क्वांटिटी ऑफ गुड 1, यहां ले रहे हैं हम क्वांटिटी ऑफ गुड 2, ये x ये y। सपोज इनिशियल ए बी इज माई बजट लाइन, ए बी बजट लाइन है, बी हॉरिजॉन्टल इंटरसेप्ट है, क्या है जी बी की वैल्यू m बाई पी एक्स कॉमा वाई, और ए में क्या है 0 कॉमा m बाई पी वाई। ठीक है, एक्स ए में गुड 1 0 है तो गुड 1 की क्वांटिटी 0, y की m बाई पी वाई, और बी में गुड y 0 है तो गुड y की जगह 0, गुड 1 की जगह m बाई पी एक्स। नाउ सपोज गवर्नमेंट imposes lump sum tax of the value t, imposes lump sum tax of value t on the consumer। तो इससे क्या होगा, कंज्यूमर की इनकम कम हो जाएगी। सो नाउ द इनकम ऑफ द कंज्यूमर विल फॉल फ्रॉम m टू m माइनस टी। जितने आपके पास पहले 5 लाख रुपए थे, 40,000 कॉमन ले लिए, 4.6 लाख आपके पास रह गए। सो द न्यू बजट लाइन बिकम्स px इंटू एक्स प्लस py इंटू वाई इज इक्वल टू m माइनस टी,
and on the graph the budget line shifts inwards. Budget line shifts inwards from AB to CD, from AB to CD remaining parallel to initial budget line. Parallel है मगर इनवर्ट शिफ्ट होगी. अब ये क्या हो गया, ये रह गया आपका 0 कॉमा m माइनस टी बाई पी वाई, और ये d क्या आ गया m माइनस टी बाई पी एक्स कॉमा 0. ठीक है, तो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों की वैल्यू कम होगी, बजट लाइन इनवर्ट शिफ्ट कर गई, पैरेलल रहेगी. इसमें भी कंज्यूमर वर्स ऑफ होगा. मैं पिछले में शायद बताना भूल गया उस बात को, अब वहां भी जाके बताता हूँ. यहाँ पे क्या होगा, कंज्यूमर सर्टेनली वर्स ऑफ होगा यहाँ. तो क्यों, अब वो पहले चाहे कहीं भी था, ए पे था कि बी पे था या बीच में कहीं था, अब वो पॉइंट ऑफ अफोर्डेबल है ही नहीं उसके लिए. with lump sum tax the consumer is certainly worse off. His budget set will shrink from OAB to OCD. OAB से OCD हो जाएगा, तो वर्स ऑफ होना तय. उसमें मैंने बताया था पहले वाले में कैश था कि हो सकता है वो बच जाए अगर पॉइंट ए पर ही है. तो यहाँ भी कंज्यूमर वर्स ऑफ हो रहा है. यहाँ भी एक बात नोट कर लीजिएगा, कंज्यूमर एड वैलोरम टैक्स में कंज्यूमर इज वर्स ऑफ ड्यू टू एड वैलोरम टैक्स. His budget constraint shrinks from OAB to OAC. OAB से OAC हो जाता है. ये बात मैं वहां बोलना भूल गया था, अभी दोबारा बोल रहा हूं. ठीक है, समझ आई बात जी आपको. तो सरकार ने टैक्स ले लिया, हमने टैक्स दे दिया, उसका हम पे क्या असर पड़ा मैंने आपको बता दिया. इन सब चीजों का बता दिया. क्वांटिटी टैक्स जो है वो प्राइस से प्रभावित नहीं होता. इट इज नॉट अफेक्टेड बाय प्राइस, इट गेट्स अफेक्टेड ओनली बाय क्वांटिटी. क्वांटिटी बदलने से टैक्स कलेक्शन बदलता है. एड वैलोरम टैक्स जो है उसकी टैक्स कलेक्शन वो प्राइस से भी चेंज होती है, क्वांटिटी से भी चेंज होती है. और ये लमसम टैक्स ये प्राइस से भी चेंज नहीं होता, क्वांटिटी से भी चेंज नहीं होता, वैल्यू से भी चेंज नहीं होता. ये गवर्नमेंट की मर्जी से चेंज होता है. तो लमसम टैक्स रिमेन्स अनअफेक्टेड बाय चेंज इन प्राइस और चेंज इन क्वांटिटी और चेंज इन वैल्यू ऑफ द कमोडिटी. ठीक है, ना प्राइस का फर्क पड़ता है इसके ऊपर, ना क्वांटिटी का फर्क पड़ता है इसके ऊपर, ना ही वैल्यू का फर्क पड़ता है इसके ऊपर. इसके बाद आती है जी सब्सिडी. सब्सिडी क्या है सर? सब्सिडी क्या है जी? सब्सिडी एक पेमेंट है जो गवर्नमेंट करती है किसी पर्टिकुलर इंडिविजुअल को या किसी ऑर्गेनाइजेशन को या बिजनेस को या किसी एंटिटी को, उसकी हेल्प करने के लिए. ठीक है, सब्सिडी इज अ पेमेंट. सब्सिडी इज अ पेमेंट प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट टू एन इंडिविजुअल और एन ऑर्गेनाइजेशन और सम एंटिटी. ठीक है, इट इंक्रीजेज. सब्सिडी से क्या होता है? इट इंक्रीजेज द परचेजिंग पावर ऑफ सच इंडिविजुअल और ऑर्गेनाइजेशन. उससे उसकी परचेजिंग पावर बढ़ जाती है. गवर्नमेंट सब्सिडी देती है उस इंडिविजुअल को या उस ऑर्गेनाइजेशन को या उस सेक्टर को हेल्प करने के लिए. सेक्टर वाइज भी होती है सब्सिडी. गवर्नमेंट गिव सब्सिडी टू हेल्प अ पर्टिकुलर इंडिविजुअल और अ पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन और अ पर्टिकुलर सेक्टर जिसकी वो हेल्प करना चाहती है. उसके बहुत सारे कारण हैं. मैंने कहा ये अभी तो हम खाली इंट्रोडक्शन पढ़ रहे हैं, डिटेल में वहां पब्लिक इकोनॉमिक्स में जाएंगे तो पढ़ेंगे, हर बात को समझेंगे कि कब क्या होता है, कब क्या नहीं होता, क्यों सब्सिडी मिलती है, उस सब्सिडी मिलने से क्या क्या और होगा, उसके क्या क्या इफेक्ट्स हैं, उसके डेड वेट लॉस क्या है, वो सब वहां पढ़ेंगे. अभी तो बस एक छोटा सा ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन है. ठीक है, देयर आर 3 काइंड्स ऑफ सब्सिडी. सब्सिडी भी 3 तरह की होती है. कौन कौन सी? एक है क्वांटिटी सब्सिडी. फर्स्ट वन इज क्वांटिटी सब्सिडी. दूसरी है एड वैलोरम सब्सिडी. और तीसरी है लमसम सब्सिडी. वही मान के चल लेते हैं, लेट कंज्यूमर्स कंज्यूमिंग 2 गुड्स. एक्स जो है क्वांटिटी ऑफ गुड 1 है, वाई क्वांटिटी ऑफ गुड 2 है, पी एक्स प्राइस ऑफ गुड 1 है, पी वाई प्राइस ऑफ गुड 2 है, और एम जो है वो इनकम ऑफ कंज्यूमर. ये मान लिया इनिशियल बजट लाइन है पी एक्स इंटू एक्स प्लस पी वाई इंटू वाई इज इक्वल टू एम. अब तीनों केसेस में क्या क्या होगा ये समझ लेते हैं. तीनों केसेस में क्या क्या होगा ये समझ लेते हैं. पहले क्वांटिटी टैक्स की बात कर रहा हूँ. ये मेरे पास इनिशियल बजट लाइन है ए बी. थोड़ा इसको स्टीपर बनाना पड़ेगा. ए बी एक इनिशियल बजट लाइन है. गवर्नमेंट ने गुड 1 पे अगर क्वांटिटी सब्सिडी दी तो बन जाएगी ये ए सी. अभी तीनों को डिटेल में एक्सप्लेन कर दूंगा. ठीक है, अब एक बार डायग्राम बनाता हूँ क्योंकि अब आप समझ चुके हैं प्रोसेस क्या है. मैं 1 बाय 1 एक्सप्लेन कर दूंगा, करता ही चलता हूँ. चलो छोड़ो, वरना फिर वरना बचेंगे बाद में हम कैसे लिखेंगे. पहले क्वांटिटी सब्सिडी की बात करते हैं. A quantity subsidy is allowed by government at
at a fixed rate per unit, at a fixed rate per unit. ठीक है, suppose government allows a subsidy at S per unit on good one, S per unit on good one. So the effective price of good one falls. Effective price of good one falls from px to px minus s. Effective price px से घट के px minus s हो जाएगा, and the new budget line becomes px minus s times x plus py times y is equal to m. इससे होगा क्या? इससे होगा ये, the horizontal intercept shifts rightwards from point B to point C. Budget line pivots anti-clockwise around vertical intercept from AB to AC and becomes flatter. फ्लैट क्यों होगी? क्योंकि अब स्लोप कम हो गया. पहले स्लोप क्या था? माइनस पी एक्स बाई पी वाई, अब होगा माइनस पी एक्स माइनस एस बाई पी वाई. ये छोटा है किससे? माइनस पी एक्स बाई पी वाई एब्सोल्यूट से. इसलिए अब ये क्या हो गई? फ्लैटर हो गई बजट लाइन. ठीक है. दूसरा हमारे पास है, अगर गवर्नमेंट लगा रही है क्या? अगर गवर्नमेंट लगा रही है एड वैलोरम सब्सिडी, एड वैलोरम सब्सिडी. यहां पे गवर्नमेंट जो है वो फिक्स रेट पे लगाती है ऑन द वैल्यू. Ad valorem subsidy is allowed by government at a fixed percentage on the value of the commodity purchased. जितने की आपने परचेज करी उसकी वैल्यू के ऊपर. So before subsidy, ऐसा कीजिए, इससे पहले लिखिए, let government allows ad valorem subsidy at S% on the value of good X. सपोज गुड एक्स की वैल्यू पे S% गवर्नमेंट लगा रही है, एड वैलोरम सब्सिडी. सो द बजट कंस्ट्रेंट बिकम्स 1 minus S into px into x plus py into y is equal to m. सेम लॉजिक है सर. पहले आप प्राइस क्या दे रहे थे? पहले दे रहे थे px into x. अब px into x में से s टाइम्स px into x आपको सब्सिडी मिलेगी, सब्ट्रैक्ट कर लीजिए. तो px into x माइनस s टाइम्स px into x, px into x कॉमन लेके बाहर जाएगा तो 1 माइनस s आ गया. ठीक है, तो ये बन गया नया बजट कंस्ट्रेंट. और इसका फर्क क्या पड़ेगा सर? सेम जैसे अभी बताया, लगभग सेम रहेगी चीजें, कोई खास फर्क पड़ने वाला नहीं है. इनिशियल बजट लाइन मेरे पास थी ए बी, अब हो जाएगी ए सी. हॉरिजॉन्टल इंटरसेप्ट शिफ्ट करेगा राइटवर्ड, बजट लाइन पिवट करेगी अराउंड वर्टिकल इंटरसेप्ट, और क्या हो जाएगी? फ्लैटर हो जाएगी ए बी से ए सी. क्यों? स्लोप छोटा हो गया. अब क्या स्लोप हो गया? अब स्लोप हो गया है 1 माइनस एस टाइम्स पी एक्स नेगेटिव में अपॉन पी वाई, इसका एब्सोल्यूट. ये छोटा है किससे? पी एक्स अपॉन पी वाई से. क्यों? क्योंकि 1 माइनस एस 1 से छोटा है, और 1 से छोटा नंबर सपोज 0.8 हो गया. 0.8 इंटू पी एक्स से छोटा है, तो स्लोप छोटा हो गया, तो बजट लाइन क्या करेगी? फ्लैटर हो जाएगी. इसको भी लिख लेते हैं, इसको लिख लेते हैं. Due to ad valorem subsidy, the budget line pivots around vertical intercept from AB to AC and becomes flatter. क्यों हुआ flatter? Budget line becomes flatter because the slope of new budget line, ये है new budget line का slope, is smaller than the slope of original budget line. छोटा है. एक चीज मैं वापस से बता देता हूं, क्वांटिटी सब्सिडी में कंज्यूमर क्या होगा? बेटर ऑफ होगा, क्योंकि उसका अब जो बजट सेट है वो बढ़ जाएगा, OAB से OAC होगा. इन द क्वांटिटी सब्सिडी द कंज्यूमर बिकम्स बेटर ऑफ बिकॉज हिज बजट सेट इंक्रीजेस फ्रॉम OAB टू OAC. सेम वे इन एड वैलोरम सब्सिडी कंज्यूमर बिकम्स बेटर ऑफ बिकॉज हिज बजट सेट इंक्रीजेस फ्रॉम OAB टू OAC. ठीक है. और लमसम सब्सिडी में क्या होगा सर? बिल्कुल जैसे भी बताया था वैसे ही. lump sum subsidy, वहां पे गवर्नमेंट, इन lump sum subsidy गवर्नमेंट अवॉर्ड्स अ फिक्स्ड अमाउंट टू द कंज्यूमर इररिस्पेक्टिव ऑफ द प्राइस, क्वांटिटी और वैल्यू. एक फिक्स अमाउंट अवॉर्ड कर देती है, पैसा आपको दे दिया. जैसे गवर्नमेंट स्टूडेंट्स को देती है ना कि आपको स्कॉलरशिप देती है 10,000 रुपए की. आप कितना पैसा एजुकेशन पे खर्च कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, उसको छोड़ के गवर्नमेंट कहती है जो आपने इस कॉलेज में एडमिशन लिया है
तो आपको हर महीने 10,000 रुपए की हम स्कॉलरशिप देंगे, तो एक सब्सिडी मिल रही है स्टूडेंट को पढ़ने के लिए। वो कितना पढ़ रहा है, कितना टाइम पढ़ने में लगा रहा है, कितना टाइम घूमने में लगा रहा है, इसको मेजर किए बिना, कितना पैसा वो बुक खरीदने में खर्च कर रहा है, कितना पैसा कॉलेज फीस में खर्च कर रहा है, इसको मेजर किए बिना गवर्नमेंट ने बोला एक फिक्स अमाउंट हमने आपको दे दिया 10,000 रुपए का, तो लम सम सब्सिडी। When government awards a fixed amount as subsidy to the consumer, irrespective of the price of the commodity, the quantity of the commodity, or the value of the commodity, then it is called a lump sum subsidy. Lump sum subsidy increases the purchasing power or the income of the consumer. Suppose government awards a lump sum subsidy of the value S. So with lump sum subsidy, the income of the consumer increases from M to M plus S. And now his budget line becomes Px into X plus Py into Y is equal to M plus S. Lump sum subsidy does not change the slope of the budget line. So with lump sum subsidy, the budget line shifts rightwards. Budget line shifts rightwards, remaining parallel to the initial budget line. राइटवर्ड शिफ्ट करेगी और पैरेलल रहेगी इनिशियल बजट लाइन के, ठीक है। सपोज गवर्नमेंट अवार्ड लम सम सब्सिडी ऑफ S, so the budget line shifts rightwards from AB to CD, remaining parallel to initial budget line AB. With lump sum subsidy, the budget set of the consumer increases from OAB to OCD, and consumer is certainly better off. Consumer क्या होगा? Certainly better off होगा। क्लियर है? ये थोड़ा सा मैंने लाइटली लूजली इसलिए लिया क्योंकि इस पे क्वेश्चन कम आता है, एक तो टेक्स्ट पे ज्यादा आता है, और दूसरा ये एकदम उसका उल्टा ही चल रहा है, तो इसलिए कोई खास इशू नहीं है। एक बात और बोलूंगा लेक्चर एंड करने से पहले, हमने अभी सब कुछ जो है गुड 1 पे किया है। अगर गुड 2 पे होता तो एक बात जरा जल्दी से मैं बता देता हूँ, अगर यहाँ पे टेक्स्ट गुड 2 पे लगता, इसमें अगर गुड 2 पे टेक्स्ट लगता तो क्या होता? तो होता Px इंटू एक्स प्लस Py प्लस T इंटू वाई इज इक्वल टू M, और उस केस में बजट लाइन जो है वो हॉरिजॉन्टल इंटरसेप्ट के अराउंड पाइवट करती, ए बी से ऐसे हो जाती, तो इस तरह मूव करती AD, और यहाँ पे अब वो फ्लैटर हो जाती, जैसे पिछले वाले केस में गुड 1 पे लगाया तो स्टीपर हो रही थी, तो यहाँ पे फ्लैटर हो जाती। सेम केस आपको इसमें भी ध्यान रखना है, एड वैलोरम में भी और सब्सिडी में भी, ठीक है। उल्टा हो जाएगा, जहां पहले स्टीपर हो रही थी वहां फ्लैटर हो जाएगी, जहां पहले वर्टिकल इंटरसेप्ट के अराउंड मूव कर रही थी अब हॉरिजॉन्टल के अराउंड मूव करेगी, ठीक है। ये दो बातें ध्यान रखनी बस खाली आपको। बाकी जब न्यूमेरिकल आएंगे तो ऐसा क्वेश्चन आएगा जरूर जहां पे सब्सिडी या टैक्स गुड 2 पे भी लग रहा होगा, तो वहां करेंगे। कंसेप्ट की क्लास में आपको मैंने सारे कंसेप्ट बता दिए, ठीक है। होपफुली आप समझ गए। कोई अगर ऐसी बात है जो आपको लगे सर ये मैं एक बार दोबारा आपके साथ चाय पे चर्चा करना चाहता हूँ, ठीक है, तो आपका स्वागत है सर, आप आइए चर्चा करेंगे, इसमें कोई ऐसी घबराने वाली बात नहीं। बहुत सिंपल सा टॉपिक है। मैंने कहा अभी ये जो पढ़ाया मैंने आपको अभी, ये बहुत बेसिक चीज़ है, बहुत बेसिक है। मतलब अभी तो हमने इसमें यूटिलिटी फंक्शन भी यूज नहीं करा, इक्विलिब्रियम भी नहीं निकाला। यहाँ पे अभी आगे हम पहुंचेंगे इक्विलिब्रियम में, तो ये कंसेप्ट वहाँ पे भी आएगा, वहाँ पे इसको यूज करके हम इक्विलिब्रियम में क्या चेंज हो रहा है वो स्टडी करेंगे। मगर इसका जो असली जो रूप खुल के सामने आएगा कि क्या चीज़ है ये, वो पब्लिक इकोनॉमिक सब्जेक्ट जब आएगा उसमें आप पढ़ेंगे। वहां पे इसके ऊपर एक बहुत लंबा एक बड़ा मैराथन डिस्कशन है, बहुत सारे टॉपिक्स हैं इसके अंदर जो वहीं अनफोल्ड होंगे, धीरे धीरे करके अनफोल्ड होंगे, और वहां पे फिर आप पढ़ेंगे और वहां पूरा समझ में आएगा कि टेक्स्ट स्ट्रक्चर क्या होता है, कैसे काम करता है। बहुत डिटेल में डिस्कशन होगा वहां पे। माइक्रो में उतना डिटेल डिस्कशन नहीं है, और अभी तो पहले चैप्टर में वैसे भी कुछ खास डिस्कशन नहीं है, ठीक है। तो होपफुली इतनी बात आप लोग समझ गए हैं। कोई क्वेरी अगर आपको है, कुछ पूछना चाहें तो डाउट क्लास में आके डिस्कस कीजिएगा, राइट? ओके।